ये है द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। हाइगन्स प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन तो देखिए लास्ट टाइम लिखवा दी थी बेटा, उसी के आगे आपको कंटिन्यू करना है, डेफिनेशन के आगे कंटिन्यू करना है। द प्रिंसिपल is based on the following assumptions. The principle is based on the following assumptions. First है each point on a wave front acts as a fresh source of new disturbance. Acts as a fresh source of new disturbance. Each point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance, called secondary waves or wavelets. Called secondary waves और wavelets. पहला assumption ये है। दूसरा assumption, the secondary wavelets spread out in all possible directions. The secondary wavelets spread out in all possible directions with the speed of light in the given medium. With the speed of light in the given medium. With the speed of light in the given medium. Third point, third assumption क्या है? The new wavefront at any later time the new wavefront at any the new wavefront at any later time the new wavefront at any later time is given by the forward envelope is given by the forward envelope is given by the forward envelope ब्रैकेट में लिखिएगा टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखिएगा टेंजेंशियल सरफेस in the forward tangential surface in the forward direction of the secondary wavelets at that time. Secondary wavelets at that time. देखिएगा दिस प्रिंसिपल जो हाइगन्स प्रिंसिपल है, हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने ये बताया था कि जब भी कोई सोर्स जो है वो वेव प्रोड्यूस करता है, जब भी कोई सोर्स वेव प्रोड्यूस करता है तो जो वेव फ्रंट बनता है ना,
उस वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है, उस दैट पॉइंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, मतलब उस वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, उस हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो रेडिएट आउट होती हैं। सेकेंडरी यानी कि, और पहला वेव है तो उससे दूसरी वेव निकलेगी, दूसरी वेव है तो उससे तीसरी वेव निकलेगी। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल था। अब इसमें कुछ ना कुछ तो assumptions होगी जो हमने मानी होगी। हाइगन ने कुछ ना कुछ तो assume करा होगा। हाँ जी, करा था। पहली assumption ये था कि each point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelets। तो पहली चीज तो यही है कि हर एक वेव फ्रंट का जितना भी, किसी भी वेव फ्रंट की बात करें तो उसका जो हर एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक वेव का फ्रंट वाला हिस्सा है तो उसी को तो वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक, कि ये एक वेव निकल के आ रही है तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, तो इस वेव पर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आप कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट एक सोर्स है नई वेव को जनरेट करने के लिए, और वो जो नई वेव जनरेट होती है उसको बोल देते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये तो पहला assumption था। दूसरा, the secondary wavelets spread out in all possible directions with the speed of light in the given medium। किसी भी मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल गैस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, किसी भी मीडियम में अगर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी वेव्स? एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो स्प्रेड आउट होंगी। ये दूसरा assumption था। पहला assumption कि वेव फ्रंट पर, कोई भी वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स को स्प्रेड करने के लिए एक सोर्स की तरह काम करेगा, कि वहां से सेकेंडरी वेव्स पैदा होंगी, सेकेंडरी वेव्स नई जनरेट होंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा assumption ये है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट होंगी? एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस इन दैट गिवन मीडियम, जिस भी मीडियम में है उस मीडियम में हर पॉसिबल डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव्स जो है वो स्प्रेड आउट होगी। ये हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए कि थर्ड assumption क्या था? The new wavefront at any later time is given by the forward envelope। The new wavefront अब क्या है कि देखिए इसकी वजह से बहुत सारी वेव्स, वेव जो है प्रोड्यूस हुई, इस पॉइंट की वजह से बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो अब क्या होता है कि जैसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है तो नया जो वेव फ्रंट है ना वो भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एनवलप हो, एनवलप मतलब कोई लिफाफा हो, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कर्व्ड एनवलप हो हमारे पास। तो जो नई वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती है वो ऐसे प्रोड्यूस होती है जैसे कि कोई एनवलप हो। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप, और आगे की डायरेक्शन नहीं जाती है फॉरवर्ड एनवलप, टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वो टेंजेंशियल सरफेस बनाती है। अब ये टेंजेंशियल सरफेस है क्या, ये मुझे समझना है। टेंजेंशियल सरफेस है क्या, हमारे काम का है तो हम समझते हैं। देखिएगा जो ये वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल अगर आता है तो हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ साथ वो आपसे हाइगन्स कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है हाइगन्स प्रिंसिपल में, तो आप हाइगन्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके साथ, तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, उसके साथ साथ वो आपसे कह सकते हैं कि हाइगन्स कंस्ट्रक्शन बताइए। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? हाइगन ने ये बोला कि एक वेव फ्रंट है तो वो वेव फ्रंट जो है सेकेंडरी वेवलेट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उस वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, अब वो सेकेंडरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। तो वो मैं आगे कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है जो नोट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी है, तो वो समझिएगा। ना समझ में आए कहीं भी किसी भी पॉइंट पर तो प्लीज बता देना। नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हाइगन्स कंस्ट्रक्शन।
दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ? यस सर। ठीक है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। इसमें 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है कंसीडर अ स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट। कंसीडर अ स्फेरिकल, consider a spherical or plane wave front. Consider a spherical or plane wave front moving towards right. Consider a spherical or plane wave front moving towards right. Let AB be its position. Let AB be its position at let AB be its position at any instant of time. Let AB be its position at any instant of time. Stop. The region on its left has received the wave while region on the right is undisturbed. The region on its left has received the wave while region on the right is undisturbed. While region on the right is undisturbed. पहला पॉइंट, region on the right is undisturbed. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनाकर दिखा रहा हूँ इस तरफ। कंसिडर अ स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हो गया कि ऐसा एक हल्का सा कर्व सा नजर आएगा मुझे, या फिर प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आएगी जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा लगेगा कि जैसे प्लेन वेव चलती हुई आ रही है। यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल मतलब पूरा स्फीयर, पूरी बॉल चलती हुई थोड़ी दिखाई देगी। आप ये समझ लीजिएगा कि एक हल्का सा मुझे कर्व दिखाई दे रहा है चलता हुआ। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गई। ठीक है, तो अब इस प्लेन वेव फ्रंट को या स्फेरिकल वेव फ्रंट को, इसको मैंने नाम दे दिया एबी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एबी। तो पहले पॉइंट में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है या प्लेन वेव फ्रंट है। इसका जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन से, क्योंकि ये वेव जो है ये हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वेव फ्रंट, तो हमने ये कह दिया कि लेफ्ट में तो कुछ वेव्स होंगी, उन वेव्स, ये जो वेव फ्रंट है उन वेव्स की वजह से आगे चल रहा है। और राइट वाला जो पोर्शन है वो अभी अनडिस्टर्ब्ड है। अभी राइट में नई वेवलेट कैसे प्रोड्यूस होगी, सेकेंडरी वेवलेट कैसे प्रोड्यूस होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें भी वही चीज है कि लेफ्ट से तो बहुत सारी वेव्स इसको रिसीव हो रही है, लेकिन अभी ये राइट में मूव कैसे होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो लेफ्ट से तो हमको वेव रिसीव हो रही है, लेकिन वो राइट में कैसे जाएगी वो हमें देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सर फर्स्ट पॉइंट एक और बता दो। फर्स्ट पॉइंट दोबारा बताता हूँ। हमने ये कहा कंसीडर स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट मूविंग टुवर्ड्स राइट। हमने कहा या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या प्लेन वेव फ्रंट है, ये राइट की तरफ जा रही है, ये या फिर ये राइट की तरफ जा रही है। फिर हमने कहा लेट AB बी इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेव की पोजीशन, वेव की पोजीशन मैंने मान लिया AB है ना। तो अगर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो इस तरीके से कर्व दिखा दिया मैंने A और B को, है ना। और अगर वो प्लेन वेव फ्रंट है तो ऐसे दिखा दिया AB।
द रीजन ऑन इट्स लेफ्ट, ये जो कर्व रीजन है, मतलब ये जो वेव फ्रंट है, इसके जो लेफ्ट में जो रीजन है, हैज रिसीव्ड द वेव, क्योंकि वेव जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो पीछे से यानी कि वेव्स आ रही है, तो यहाँ से रिसीव हो रही है। द रीजन ऑन इट्स लेफ्ट हैज रिसीव्ड द वेव, व्हाइल रीजन ऑन द राइट, राइट में जो रीजन है वो अभी अनडिस्टर्ब्ड है, राइट वाले रीजन में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बस वेव फ्रंट के पीछे से हमें मालूम है कि वेव वेव जो है वो फ्रंट में, जो वेव फ्रंट में कैसे दिखाई दे रहा है कि उसके पीछे से कुछ वेव्स आ रही होगी, इस वजह से मैंने उसको वेव फ्रंट बोल दिया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकंड पॉइंट बताता हूँ। इसमें सेकंड पॉइंट है कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे मैथ्स में करा होगा ना कभी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वही चीज है, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये अभी आप समझ जाओगे स्टेप बाय स्टेप। अब सेकंड स्टेप बता रहा हूँ, सेकंड है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, according to according to Huygens principle, comma, each point on AB becomes a source of secondary disturbance. Each point on AB becomes a source of secondary disturbance. Secondary disturbance which travels with the same speed, which travels with the same speed c, which travels with the same speed c, full stop. To find the new wave front after time t, to find the new wave front after time t, to find the new wave front after time t, comma, we draw spheres of radius, we draw spheres of radius ct, c comma t, ct, c into t, c multiplied by t, ct, comma, from each point on AB, comma, from each point on AB। अब देखिएगा क्या है, हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर कोई भी मेरे पास वेव फ्रंट है, तो उस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ वेवलेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने कहा कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हर एक पॉइंट जो है वो एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है कि वहां से नई वेवलेट्स, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, वहां से नई वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी, वो उसकी तरीके से काम, उसकी तरह से काम कर रहा है। तो अब मैंने ये कहा कि अगर इसमें हर एक पॉइंट है, तो पॉइंट के केस में जो वेव फ्रंट है वो हमेशा स्फेरिकल बनता है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल बनता है, अगर लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, याद है? याद है, दो तरीके के वेव फ्रंट करे थे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। यस सर। ठीक है, तो अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल बनता है। तो हमने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन एबी पर हर एक पॉइंट becomes a source of secondary disturbance। secondary disturbance मतलब secondary waves का वो source बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, which travels with the same speed c। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता था कि वो सेम स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगा, जो वेव्स हैं वो सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत वाली वेव की स्पीड ज्यादा है और बाद वाली वेव्स की स्पीड कम हो जाएगी, नहीं, वेव्स हमेशा सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी और वो सेम स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है,
फिर हमने कहा टू फाइंड द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम स्मॉल टी। मैंने ये कहा कि जो नई वेव फ्रंट है वो टाइम टी, अगर टाइम टी के बाद वेव कहां तक पहुंच गई होगी, तो ये हम देखते हैं वेव कहां तक पहुंच गई होगी आफ्टर टाइम टी। तो वेव की स्पीड है मेरे पास और टाइम है मेरे पास, तो मैं ये जान सकता हूँ कि वो कितने डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगी। वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं ना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बेटा सी, और टाइम कितना है टी, तो ये सी टी समझ में आ गया यस सर। है ना। तो जो वेव्स है वो कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेंगी सी टी। तो सी टी का क्या हो जाएगा, सी टी रेडियस के स्फीयर बनते चले जाएंगे, क्योंकि जो हर एक पॉइंट है, पॉइंट सोर्स से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो यहाँ पर अगर मैंने एक पॉइंट लिया तो ये स्फीयर बन गया जिसका रेडियस कितना है सी टी। चलो रेडियस हम बाद में बताते हैं, पहले तो स्फीयर बनाते जाऊंगा। ये एक स्फीयर बन गया। इसी तरीके से तीन चार स्फीयर बना लो। मैंने कहा कि एक पॉइंट दूसरा यहां पर है, दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने यहां पर ले लिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। डॉटेड बना दो, स्फीयर्स को डॉटेड बना दो। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसके हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अगला है तो इसके लिए भी स्फीयर, अगला है तो इसके लिए भी स्फीयर, एक और पार्टिकल तो उसके लिए भी ये स्फेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये लगातार एक के पीछे एक स्फीयर बन जाएंगे। और मैंने कितना दिखाया, आप ये देखो 1 2 3 4 5 में 5 पार्टिकल तो स्टडी कर रहा हूँ। 6 बना लो, 6 बना लो, 7 बना लो, 7 बना लो, बहुत है। ऐसे ही यहाँ पर अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो भी वही काम होगा, एक स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर, फिर चौथा स्फीयर, फिर पांचवा स्फीयर। ठीक है, हमने 5 स्फीयर यहाँ पर बना लिए। पहले ये बता दीजिए ये क्लियर है आपको, यस सर। ये क्लियर है। चलिए ठीक, अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जब ये इतने हमारे पास ये स्फीयर्स बन गए, तो मैं ये कहूंगा जो ओरिजिनल पार्टिकल्स थे ना, ओरिजिनल पार्टिकल्स, तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको बोल दिया ए, इस वाले पार्टिकल को बोल दिया बेटा बी, इस पार्टिकल को बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, और इसको बोल दिया ई, ए बी सी डी ई। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पार्टिकल को बोल दिया स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, और ये स्मॉल ई। ठीक है, इनके रेडियस कितने हैं, रेडियस इनके सीटी है, सीटी सीटी डिस्टेंस ये आगे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेव की स्पीड तो वही है, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम कितना है टी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये हमारे पास, अब जब ये आगे गए ना, तो ये जो नई पोजीशन है इसकी, इसको बोल दिया बेटा हमने ए डैश। जैसे कि बी आगे गया तो बी की आगे वाली पोजीशन को बोल दिया बी डैश। सी पार्टिकल आगे गया तो इसकी पोजीशन को बोल दिया सी डैश। डी पार्टिकल आगे गया तो इसकी पोजीशन डी डैश। ई पार्टिकल आगे गया तो इसकी पोजीशन ई डैश। जब ए पार्टिकल आगे गया तो इसकी पोजीशन ए डैश, बी पार्टिकल आगे गया तो इसकी पोजीशन बी डैश, सी की पोजीशन सी डैश, डी की पोजीशन डी डैश, और ई की पोजीशन ई डैश। इस तरह से ये आगे की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, ये हमने पहले ही बोल दिया था। ठीक है बेटा, इसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये कंस्ट्रक्शन का 2 पॉइंट हुए, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या होगा, इधर से मिटा रहा हूँ ये इसके assumptions। थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप है द फॉरवर्ड एनवलप और द टेंजेंशियल सरफेस CD
the forward envelope or the forward envelope or the tangential surface CD of the secondary wavelets CD of the secondary wavelets of the secondary wavelets gives the new wavefront after time t. Gives the new wavefront after time. न्यू वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी मतलब क्या कि भैया आप ये देखो कि जैसे ओरिजिनल पार्टिकल्स थे ए बी सी डी ई तो अब जो पार्टिकल्स आगे मूव कर गए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश इन पार्टिकल्स को अगर इन पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन कर दूं अगर इन पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन करता चला जाऊं तो आप ये देखो कि ऐसे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पॉइंट्स पर टेंजेंट पड़ता हुआ चला गया हो मतलब ये जो स्फीयर्स हैं इन हर एक स्फीयर पर इन इन पॉइंट्स पर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश पर टेंजेंट पड़ता चला गया हो तो इसीलिए हम इसको सरफेस को टेंजेंशियल सरफेस भी बोल देते हैं इसको बेटा मैंने बोल दिया सी डी तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका मतलब ये पहले भी मतलब इससे पहले भी किसी पॉइंट पर रहे होंगे तो अगर इससे पहले वाला टेंजेंशियल सरफेस ले लिया जाए तो वो ऐसे तो अगर देखा जाए तो बेटा ये वेव का एक एनवलप बन गया है ठीक है ये वाले पार्टिकल्स नहीं वेव फ्रंट यहाँ बना दी फिर ये पार्टिकल्स भी आगे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे तो इसी तरह से वेव आगे ट्रेवल करती चली जाएगी मेरी बात समझ में आ गई Yes, sir. ऐसे ही इधर प्लेन वेव फ्रंट के केस में भी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश सबको मिलाते चलेगा और शुरुआत में ये ए बी सी डी ई ये भी तो पीछे से आए होंगे तो पीछे वाली वेव फ्रंट ऐसे होगी इसके पीछे वाली वो भी ऐसी प्लेन वेव फ्रंट होगी ठीक है तो ये तीसरा पॉइंट हुआ उसके बाद हम ये बोलेंगे कि ये जो हमने लाइंस बनाई है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये क्या है इनके बारे में हाइडन ने क्या एक्सप्लेन करा चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट वही है बस इसमें the lines a dash b dash c dash etc the lines a dash b dash c dash etc a dash b dash c dash etc are perpendicular to both ab and cd are perpendicular to both ab and cd और बेटा ए बी क्या है वेव फ्रंट सी डी क्या है नई वेव फ्रंट और अगर वेव फ्रंट पर कोई भी लाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है तो उसी को हम रे बोल देते हैं ठीक है तो सो दीज लाइंस इसी में चौथे पॉइंट में लिखेंगे आप सो दीज लाइंस रिप्रेजेंट द रेज दीज लाइंस रिप्रेजेंट द रेज फुल स्टॉप उसके बाद आप कहेंगे since इधर लिख रहा हूं rays are since rays are always normal to wavefronts rays are always normal to wave fronts rays are always normal to wave fronts
बताइए जी, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में फिर मैं अगला टॉपिक देखूंगा। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहाँ पर अगर वेव थ्योरी की बात करी जाए तो वेव थ्योरी के हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन किस तरह से डिफाइन करा जा सकता है। देखिए जी, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जहां पर हम ये बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल हो जाए, कहीं पर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल हो जाए, तो मैं कहूंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई हो गया है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, हमें मालूम है कि दो ही लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ होता है द द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को अगर मैं वेव थ्योरी को यूज करते हुए अगर मैं प्रूव कर दूं, तो ठीक है, हम कहेंगे कि हाँ, यानी कि वेव थ्योरी भी ठीक है अगर रिफ्लेक्शन उस पर भी एप्लीकेबल है तो आपने नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसमें आप लिखेंगे कंसीडर प्लेन वेव फ्रंट ए बी। तीन चार पॉइंट्स लिखूंगा इसमें। तो पहला पॉइंट है कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी। कंसीडर a plane wavefront AB incident on the plane reflecting surface XY. Incident on the plane reflecting surface XY. Plane reflecting surface XY. Plane reflecting surface XY. तो मैं क्या करूंगा कि हम ना एक डायग्राम दिखाएंगे। उस डायग्राम में आप ये समझिएगा जैसे कि हमने पहले देखा था जो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में तो हमने ये देखा था कि एक सिंगल रे आती है, तो वहां तो सिंगल रे के लिए देखते हैं। यहाँ पूरे के पूरे वेव फ्रंट के लिए देखते हैं। मतलब वेव फ्रंट मतलब कि एक पूरा का पूरा प्लेन वेव फ्रंट है, वो आकर टकरा रहा है। रे का मतलब क्या है कि एक सिंगल रे आकर टकरा रही है, और वेव फ्रंट का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी एक लाइन आकर टकरा रही है। किस तरह से वो देखिएगा, अभी समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना ली एक्स वाई। हमने एक सरफेस बना ली, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा एक्स, और इधर मैंने मेंशन कर दिया वाई। अब मैं ये कहता हूँ कि एक वेव फ्रंट आकर टकराती है यहाँ पर, और बस इसको समझना है। एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा ना तो प्लीज दोबारा पूछना मेरे से। ठीक है, देखिएगा मैं बताता हूँ किस तरह से। यहाँ पर यहाँ देखिएगा क्या है। मैं इसको ना ये बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट, मतलब ये जो है ए
इस पॉइंट को बोल दीजिए ए और इसको बोल दीजिए बी, ए और बी, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि क्या है कि यहाँ पर ये जो ए बी है ना, ये ए बी अगर दिमाग में जरा सा भी ये आता हो कि ये ए बी इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, तो वो अभी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये रे नहीं है, ये वेव फ्रंट है। सबसे पहले ही ये लिखा है कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। मतलब ये जो ए बी है ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर थी और ये ऐसे आती है और ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक कर जाती है। तो जब ये स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने का तरीका क्या है वेव फ्रंट का, भाई जब तक वो स्ट्राइक नहीं कर रही है तब तक तो वो ऐसे 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 सीधे अपने रास्ते चलती जा रही है। लेकिन क्या है कि ये वेव फ्रंट ऐसे आ रही है ऊपर से, ये ऐसे ऊपर से आ रही है और ऊपर से आके ऐसे 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 ये स्ट्राइक करी। तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक कर रहा है इसमें पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पर स्ट्राइक कर रही है और यू स्ट्राइक करने के बाद फिर एक एक पार्टिकल यहां से, पहले तो बी वाला जो पॉइंट था यहाँ पर जो पार्टिकल था वो टकराया, फिर इधर वाला पार्टिकल नीचे टकराएगा, फिर इधर वाला पार्टिकल, मतलब फिर ये जैसे ऐसे आई है ना, ये ऐसे आई है ए बी जो वेव फ्रंट ऐसे आया है, ऐसे आया है, तो फिर ये ऐसे 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 यूं फैल जाएगा, ठीक है। ये यूं फैल जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें इस तरीके से है कि पहले पॉइंट बी वाला पार्टिकल टकराया, फिर इसके ऊपर वाला पार्टिकल टकराया, फिर इसके ऊपर वाला पार्टिकल, फिर इसके ऊपर वाला पार्टिकल, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। नहीं अगर समझ में आया है तो दोबारा बताता हूँ। आप ये समझिएगा कि जैसे ये एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये यहां से ऐसे आई, ये यहां से ऐसे आई आके पहले पॉइंट बी पर टकराई और टकराने के बाद ऐसे 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 फाइनली गिर गई। समझ गए? यस सर। समझ गए? तो ये ऐसे है कि एक वेव फ्रंट ऐसे आई और आकर फिर धीरे 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 ऐसे गिर गई। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। इसको समझने में शुरुआत में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि हमने नाइन्थ में तो सॉरी हमने टेंथ में और इसमें ट्वेल्थ में भी हमने जो ऑप्टिक्स पढ़ी है उस ऑप्टिक्स में सिर्फ रे की बात करी है, प्लेन वेव फ्रंट की बात नहीं करी। वहां तो रे ऐसे आती थी, ऐसे आके टकरा के ऐसे वापस चली जाती। तो ये रे नहीं है, ये पूरी प्लेन वेव फ्रंट है, तो पूरा का पूरा एक एक पार्टिकल इसका टकराएगा यहाँ पर। ठीक, तो जरा देखिएगा, इसमें मैं ये कहूंगा यही चीज जो मैंने आपको बताई है इधर मिटाकर इधर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो अभी मैंने डायग्राम कंप्लीट नहीं करा है, अभी बस इतना ही लिखा है कि एक वेव फ्रंट आई ए बी, प्लेन वेव फ्रंट है, वो आकर यहाँ पर टकरा गया। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट द वेव फ्रंट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट बी। फर्स्ट the wave front first the wave front touches the reflecting surface at capital B, touches the reflecting surface at capital B, touches the reflecting surface at capital B, and then at the successive points towards capital C, and then at the successive points towards capital C। फुल स्टॉप समझाता हूँ ये वाली चीज, एक अगला पॉइंट भी लिखेंगे, दोनों पॉइंट्स एक साथ समझाऊंगा। As per Huygens principle, as per Huygens principle, as per Huygens principle, from each point on BC,
from each point as per Huygens principle, from each point of BC, secondary wavelets start growing. Secondary wavelets start growing. Secondary wavelets start growing with the speed c. With the speed small c. Small c मतलब speed of light. With the speed c. ठीक है, देखिए मैं दोनों पॉइंट्स आपको अभी बताता हूँ और कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। देखो सेकंड पॉइंट ये है, फर्स्ट द वेव फ्रंट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट बी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वेव फ्रंट इस तरीके से आ रही है ना, ये ऐसे आ रही है, तो पहले तो ये पॉइंट बी पर स्ट्राइक करी, पॉइंट बी पर स्ट्राइक करने के बाद में फिर धीरे 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 इसके सारे पार्टिकल टकराते गए और फाइनली ये ऐसे गिरी। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और कंप्लीट करने का टाइम आ गया। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये क्या हुआ कि ये जो ए वाला है ना, ये जो ए है, ये वेव फ्रंट धीरे 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 ऐसे गिर गई और क्या हुआ कि ये जो ए वाला पॉइंट है ये जाकर कहां टकराएगा, ये टकराएगा सी पर। ये ऐसे टकराएगा पॉइंट सी पर। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, जैसे ये वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, हम ये कहेंगे कि वेव फ्रंट पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, वेव फ्रंट पर अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो रे है। ठीक है, तो एक रे है जो यहाँ से, मतलब क्योंकि ये पूरी की पूरी ऐसे गिरेगी, ये पूरा का पूरा वेव वेव है, ये ऐसे गिरेगी वेव फ्रंट। तो जब ये गिरेगी तो ये जो ए है ना, ये ए एग्जैक्टली यहाँ पर सी पर जाकर अप्लाई करेगा। ठीक, थोड़ा लंबा बन गया पर आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। और एक रे जो है वो अगर इस वाली वेव पर परपेंडिकुलर डाली जाए तो वो ऐसे हो गई सिंगल रे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये फाइनली यहाँ पर आकर ऐसे गिर गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप ये देखिएगा कि एक एक पॉइंट, जैसे मान लो ये बी है, तो जो बी है, बी जब यहाँ पर टकरा रही है फिर सी टकरा रही है, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, धीरे 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 ऐसे करके पूरी वेव यहाँ पर ये ऐसे आई और ऐसे करके ऐसे गिर गई। तो गिरने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जो सारे के सारे वेव के सारे पॉइंट्स यहाँ गिर गए। तो हर एक पॉइंट जिस एंगल पर गिरा है ना, हर एक पॉइंट दोबारा ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट जिस एंगल पर यहाँ पर ऐसे गिरा है उसी एंगल पर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ठीक, कैसे खड़ा होगा, वो ही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो हर एक पार्टिकल जो है वो, हर एक पार्टिकल का रिफ्लेक्शन होगा। हर एक पार्टिकल जब एक एक करके यहाँ टकरा रहा है तो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके वेव यहाँ पर पूरी एक वेव फ्रंट ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये किस तरीके से खड़ी हो जाएगी आप खुद देखिएगा कि अगर मान लो हम मान लो यहाँ पर बीच में भी एक मिरर लगा देते हैं ना, हम यहाँ पर बीच में मिरर लगा देते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में अगर मैं मिरर लगा दूं ये, तो आप ये देखिएगा कि अगर ऐसी एक वेव फ्रंट है, अगर एक वेव फ्रंट ऐसी है तो मिरर के इस तरफ ऐसी वेव फ्रंट बन जाएगी। समझ गए, ये इसका रिफ्लेक्शन है। समझ गए कि नहीं, बताओ। यस सर समझ। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब इसमें क्या है और क्या चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहाँ पर, और देखिएगा। तो यहाँ पर ये था कि एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ बीसी, इस बीसी पर जो हर एक पॉइंट है
फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन बी से सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट ग्रोइंग विद द स्पीड सी। तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो स्पीड सी से ग्रो कर रहे हैं। अब एक चीज और बतानी थी, ये धीरे धीरे ये बी पॉइंट पर तो स्ट्राइक कर चुकी, जो वेव है वो बी पॉइंट पर तो स्ट्राइक कर चुकी सबसे पहले। फिर जो अगले वेव के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ तक फाइनली जब ये ए वाला पॉइंट है, जब ये ए पॉइंट यहाँ पर सी पर स्ट्राइक करेगा, तो आप ये कहो कि ए को यहाँ तक गिरने में मान लीजिए टाइम टी लगा, स्मॉल टी। ए को यहाँ तक गिरने में टाइम टी लगा, स्मॉल टी। उतने स्मॉल टी टाइम तक जो यहाँ पर पार्टिकल टच कर रहा था उस पार्टिकल का क्या होगा, हम ये कहेंगे कि उस टाइम में वो जो पार्टिकल था उस पार्टिकल की भी तो स्पीड सी थी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो वो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर स्मॉल टाइम टी में ये जो पार्टिकल है, इसको ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है वेव बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है जो वो यहाँ तक टकराने में स्मॉल टाइम टी ले रहा है, तो ये पार्टिकल तो सबसे पहले टकरा चुका इधर वाला। तो और टकराया भी कैसे, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो जब इसको तो टाइम टी लगा तब तक ये खाली थोड़ी बैठेगा, ये भी तो कहीं ट्रैवल शुरू कर देगा, इसकी भी तो सेकेंडरी वेव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो वो जो सेकेंडरी वेव्स है वो तब तक टाइम टी तक कहां तक जा चुकी होंगी, इसकी स्पीड कितनी थी सी, और कितना टाइम हुआ था टी, तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि इसने सी टी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा तब तक। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो जरा देखिएगा यही चीज मैं लिखवा रहा हूँ अगले पॉइंट में, नोट करिएगा। कि ड्यूरिंग द टाइम अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, नहीं आए समझ में तो प्लीज बता देना। ड्यूरिंग द टाइम disturbance from A reaches the point C. Disturbance from A reaches the point C. During the time disturbance from A reaches the point C, comma, the secondary wavelets from B, comma, the secondary wavelets from B must have spread over a hemisphere, must have spread over a hemisphere. अभी हेमिस्फीयर जो बता रहा हूं ये भी बताऊंगा। ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस BD, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस BD is equal to AC is equal to CT। CT क्या है, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि टाइम T लगा इसको यहां तक टकराने में। तो हम ये कहेंगे कि यहां से जो पॉइंट B है, पॉइंट B से जो सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट यहां तक पहुंच गई होगी तब तक, इस पॉइंट तक। और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट डी। इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट डी, और ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा कि ये यहाँ से एज इट इज ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोल दिया डी। देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, पॉइंट डी हो गया ये। फिर ये एक इंसिडेंट रे थी, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट पर टकरा कर खत्म हो गई, ये वाली रे जो पीछे से आ रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वेव फ्रंट जो होती है, जो वेव फ्रंट होती है, वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये पूरा एंगल कहलाएगा एंगल आई। इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
बताइए जी, इतना तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, रे है ना, तो रे तो 90 डिग्री के एंगल पर जाती है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब देखना आगे जो है, नेक्स्ट क्या करना है हमको इसमें, सी डी, 10 सी डी, will be the reflected wavefront the CD will be the reflected wavefront now let angles of incidence and reflections be I and R respectively। अब इधर कर रहा हूं मैं, अगला पॉइंट लिखना बेटा, let angles of incidence and reflection be I and R respectively, full stop। So in triangle ABC, so in triangle ABC and triangle DCB, triangle ABC and triangle DCB, angle BAC, मैं अब दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी वाला ट्रायंगल, और डी सी और बी वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है, और ट्रायंगल डी सी बी में ये 90 डिग्री है, तो इसको बोलूंगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, हम ये कहेंगे कि इन दोनों में ये वाली लाइन कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में बीसी लाई कर रही है, तो बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन साइड, बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन साइड, ये हो गया। और फिर तीसरा मैं लिखूंगा कि एसी की बात करो या बीडी की बात करो, दोनों ही कितना है, दोनों ही सीटी के इक्वल है। ये कहेंगे एसी इज इक्वल टू बीडी बोथ इक्वल टू सीटी, दोनों जो है वो सीटी के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, therefore by RHS right hypotenuse or side, RHS congruence criteria, अगर याद हो तो देखिए, एक 90 डिग्री का एंगल है, एक 90 डिग्री के सामने वाली साइड जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी तीसरी साइड, वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलते हैं। ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle DCB, therefore angle ABC is equal to angle DCB। और रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, बाई CPCT corresponding parts of congruent triangles। और एंगल ABC ये पूरा एंगल क्या है, एंगल I, और एंगल DCB ये पूरा एंगल क्या है, एंगल R, एंगल I is equal to एंगल R। This proves the law of reflection। ठीक है,
This proves the law of reflection. बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear है. ठीक है, तो अच्छा, ये करने के बाद में मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो होते हैं। मैं इसको लिखूंगा, दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो ये हो गया, उसके बाद हम ये कहेंगे and since the incident wavefront AB, comma, the reflecting surface XY and the reflected wavefront CD all lie in the plane of paper। the plane of paper, भाई पेपर पर बनाएंगे ना आपके डायग्राम, all lie in the plane of paper, therefore second law of reflection is also verified। Second law of reflection is also verified। बताइए कि रिफ्लेक्शन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद रिफ्रैक्शन कल कराऊंगा, ये बताओ कल दोपहर में रख लूं क्लास 2 बजे, 2 बजे या 3 बजे? Yes, sir. रख लो. है ना, स्कूल तो नहीं है ना कल? नहीं सर, कल नहीं है. ठीक है, तो मैं कल 2 या 3 बजे रखता हूँ। यहाँ तक का तो क्लियर है ना बिल्कुल? Yes, sir. ठीक है, उससे आकृति से भी पूछ लूंगा, आज तो वो है नहीं, तो उससे भी पूछ कर और फिर आपकी 2 या 3 बजे मैं क्लास रख लूंगा। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, फिर ओके, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट।